डायरेक्शन जहां पर भी हो मंजिल जरूर मिलती है। तो भैया डायरेक्शन के लिए अपन लेकर आ गए हैं अब वेक्टर। तो अपन इस वन शॉट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हाँ, कोई अगर डिवीजन बोले तो भैया वो वेक्टर में होता नहीं है, वो अपन को करना भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर की कहानी। तो दोस्तों हम जब भी बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, मस्ती के साथ पढ़ना, मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा। तो अगर अपन लोग देखें वेक्टर की बात करें तो वेक्टर मतलब क्या, या फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन ने बहुत बड़ी चर्चा कर रखी है पिछले वाले अपने वन शॉट वीडियो के अंदर, जब अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन की बात की थी कि जिस चीज को मेजर किया जा सके वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिस चीज को मेजर ना किया जा सके या फिर लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेट ना किया जा सके तो वो चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मैं बहुत दुखी हूं आज अंदर से, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, कितना दुखी हूं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिसको मेजर किया जा सके और लॉ के फॉर्म में लिखा जा सके वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो अपने पास टाइप आते हैं। तो एक होता है अपने पास स्केलर, जिसकी आज तक तुमने बहुत सारी बातें करी, जैसे कि वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम है, 1 लीटर की बॉटल है, इंडिया में मेजर करो तो भी 1 लीटर है, अमेरिका में जाओगे तो भी 1 लीटर है, स्पेस में जाओगे तो भी 1 लीटर है, आड़ी कर दोगे तो भी 1 लीटर है, सीधी कर दोगे तो भी 1 लीटर है, उल्टी कर दोगे तो भी 1 लीटर ही आएगा उसके अंदर। भैया 1 लीटर मतलब 1 लीटर, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मास 1 kg, मास की बात कर रहा हूं, वेट की बात नहीं कर रहा, मास की बात कर रहा हूं। यहां पर मेजर करोगे, मास अगर 1 kg है, अमेरिका में जाके मेजर करोगे, आप जाके यूके में मेजर करोगे, कहीं पर भी जाकर मेजर करोगे, मास अगर 1 kg है तो वो 1 kg ही रहेगा, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे होते हैं या जिनके पास सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, उन्हें हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल भी मैंने आपको कुछ दिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर की जब अपन लोग बात करते हैं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। कई लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं, भाई साहब यहां रुकना नहीं। करंट स्केलर है कि वेक्टर। आप बोलोगे बाबा जी करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन है, बट कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा क्या कि वायर को ऐसे मेजर कर रहा हो, इतने डिग्री पर इतना करंट, इतने डिग्री पर इतना करंट, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि वो वेक्टर नहीं है, वो तो स्केलर है। फिर उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक लास्ट पॉइंट भी ऐड किया है मैंने, और वो है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। 2 + 2 कैन बी 0। कैसे? एक ने मुझे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, एक ने मुझे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं वहीं रहने वाला हूं, नेट फोर्स 0। सो इसी तरह से हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है। अपन इस चैप्टर में आगे जाकर धीरे धीरे सीखेंगे और एक लाइन में मैं पूरे वेक्टर को अभी खत्म करने वाला हूं। बट उसके पहले ध्यान रखो, ऐसी चीजें वेक्टर हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास डायरेक्शन हो, जो कि लॉ को ओबे करें। ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मैं कह रहा हूं उठ जा उठ जा उठ जा भाई उठ जा। ऐसे तो नहीं होता है। उसने कहा फोर्स लगाओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने फोर्स लगा दिया, उठ जा उठ जा उठ जा। उठ ही नहीं रहा यार ये पेन, क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, डायरेक्शन चाहिए थी ऊपर की तरफ, उठाना ऊपर था तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फोर्स के पास डायरेक्शन आ गई है, मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं वेक्टर जो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो एक और एग्जांपल देता हूं। एक एक्सेप्शन दे चुका हूं करंट, दूसरा एक्सेप्शन दे रहा हूं प्रेशर। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड है। अब कोई अगर मुझे ऊपर से दबाएगा, ऊपर से प्रेशर लगाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा ना मुझ पे। तो प्रेशर के पास डायरेक्शन है मगर प्रेशर फॉलो नहीं करता वेक्टर अलजेब्रा को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, किसके पास? प्रेशर के पास, मगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर की कैटेगरी में आएगा। तो ये अपने पास बेसिक क्लासिफिकेशन हुए। अब बाबा जी पूरे के पूरे वेक्टर को एक लाइन में खत्म कर रहे हैं। दोस्तों यकीन मानो इस पूरे वीडियो को जब तुम देखोगे तो तुम कहोगे हां बाबा जी सारी कहानी तो इतनी सी चल रही है। वेक्टर का मतलब है मेरे लिए और आपके लिए भी और फिजिक्स के लिए भी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा, मगर मेरे लिए वेक्टर का क्या मतलब है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है।
दैट्स इट, याद रखना, इस चीज को भूलना मत। अब अपन अगर आगे बढ़ें तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका होता है कि भाई आप एफ के ऊपर एक डंडी खींच दो, ये मैंने खींच दी, या फिर बोल्ड लिख दो। अब टाइम पास करना है पेपर में, नहीं आती हैं चीजें तो ऐसे फॉलो करना, ठीक है। अगर तुम्हें आती हैं तो अपन तो एक काम करते हैं, वेक्टर को दिखाने के लिए फोर्स दिखाना है तो एफ वेक्टर, सिंपल, अपन एरो भी नहीं लगाते तो भी वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी वेक्टर, एरिया या एक्सेलरेशन वेक्टर, एक डंडा खींच दो ऊपर, बस। बोल्ड करने वाला लॉजिक मत करना, वो बुक्स में ही अच्छा लगता है, वो छपाई में प्रिंटिंग में तो कुछ भी कर सकते हैं, अपन लोग के पास इतना टाइम नहीं है। और खासकर बाबा जी से पढ़ने के बाद तो तुम्हें आ जाएगा, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास लिखने के लिए टाइम नहीं बचने वाला, अपन को लिखते चले जाना है पूरा पेपर में बिल्कुल बिंदास तरीके से। चलो, एक तो ये तरीका हुआ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। अब आता है ग्राफिकली। ग्राफिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो लेंथ है अपने पास, यहां से लेके यहां तक की लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर मैं यहां पर एक और छोटा सा वेक्टर बना दूं तो, और मैं आपसे कहूं क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, हाँ डायरेक्शन तो एरो से दिखाई जा रही है और वो सेम है लगभग, मगर यहां पर इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी लेंथ कम है उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कम है। सो वेक्टर की लेंथ बताती है उसका मैग्नीट्यूड और एरो बताता है हमको डायरेक्शन। याद रखना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑल्दो अपने पास इतना टाइम नहीं है अब कि अपन ग्राफिकली इन चीजों को करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, बट पता होना चाहिए वेक्टर की लेंथ ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ कम, मैग्नीट्यूड कम, एरो बताएगा डायरेक्शन। और वेक्टर के साथ एक फायदा है, वेक्टर को बिना डायरेक्शन बदले आप उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है, जैसे कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अब इस पूरे के पूरे वेक्टर को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं यहां ले जाऊं, डायरेक्शन नहीं बदली मैंने, इस प्लेन में मैं कहीं पे भी घुमा सकता हूं। इस वेक्टर को मैं यहां ले जाऊं, मेरी मर्जी, इस वेक्टर को मैं यहां ले जाऊं, मेरी मर्जी। वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, आप उस प्लेन में, प्लेन मतलब 2D, उस प्लेन के अंदर आप वेक्टर को कहीं पर भी घुमा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा वेक्टर वहां जाके सेटल हो चुका है, टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि इस प्लेन में मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं अपने वेक्टर को। सो ये अपने पास दूसरी बात हुई। इसके बाद हमारे पास अलग अलग तरह के वेक्टर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उनमें सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में जो भी वेक्टर आप बना रहे हो, इस बोर्ड, ये बोर्ड मेरे लिए एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं जितने वेक्टर्स बनाऊंगा वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। सो ऑल दी वेक्टर्स विच लाई इन अ सेम प्लेन। यार देखो क्या है ना, मतलब ये ऐसा कह सकता हूं मैं कि पता होना चाहिए अपन को अलग अलग तरह के कौन से वेक्टर्स हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन पर मैं बोलूंगा कि इनको तो दिमाग में बैठा ही लो। बट हाँ, बता मैं सारी चीजें रहा हूं तुमको, कुछ छोड़ नहीं रहा। अब आते हैं अपन कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक लाइन में अरेंज कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है मगर ये दो है, थर्ड वाला जो है अपोजिट है, मगर क्या अपन इनको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं? जी हाँ, एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सो ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। आगे बढ़ो, अपने पास आता है जीरो वेक्टर। बाबा जी इसकी जरूरत क्या पड़ी? भैया इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर है, आप कहोगे बाबा जी इसका आंसर आएगा जीरो। जीरो तो भैया ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर का सम कभी स्केलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने प्रिंसिपल को गलत ना हो, इसीलिए इसको बना दिया जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मतलब वही है। मतलब क्या है अपने पास? मतलब सिंपल है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जिसके पास डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री। आप बोलो या, आप बोलो या, आप बोलो या, आप बोलो या, जहां आपको भेजना है वहां भेजो, मगर इसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा जीरो, इसके पास डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। कहानी भी मैंने तुम्हें बता दी कि ऐसा क्यों है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो मैं ये कह सकता हूं जीरो इंटू ए वेक्टर। जब वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वेक्टर आएगा, मगर अगर ये जीरो है, इसमें ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है। ऑल्दो मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन मगर है, कुछ भी हो सकती है मगर है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, वो नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है यूनिट, मतलब कि ऐसा वेक्टर
ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो और इसके पास डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर को अपन लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझाता हूं मैं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे एक ही चीज कहा था, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यही सिखाया था मैंने। अगर मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो चुका था 1, यानी कि डायरेक्शन के लिए आज के बाद आपके पास कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। किसी चीज को डायरेक्शन देनी है, आप किसका मल्टीप्लाई करने वाले हो, आप मल्टीप्लाई करने वाले हो यूनिट वेक्टर का। किसी को डायरेक्शन देनी है, कौन देगा डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर देगा। और हमारे पास अगर आप देखो गौर से तो 3 एक्सिस होते हैं। वो 3 एक्सिस हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर बना लिया क्या, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए हमने क्या बना लिया, जे कैप। जेड एक्सिस के लिए हमने क्या बना लिया, के कैप। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप। अगर मेरा दोस्त बोलता है वेलोसिटी आती है मेरे पास 2 आई कैप, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस का। इसका मतलब है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो इस तरह की है कि उसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है, क्योंकि j कैप के साथ 3 है। मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 2 है, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 3 है, क्योंकि j कैप लगा हुआ है ना। तो j कैप क्या बता रहा है, y डायरेक्शन। i कैप क्या बता रहा है, x डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, यूनिट वेक्टर आपको बताता है डायरेक्शन, क्योंकि 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आने वाली है। मगर यूनिट वेक्टर अपने साथ क्या लेके बैठा होता है, यूनिट वेक्टर अपने साथ लेके बैठा होता है डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। एक चीज और, हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर अगर अपने पास है तो यहां पर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए। आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऊपर लगा देते हैं कैप, टोपी पहना देते हैं। तो अगर मेरे से कोई कहे कि यार यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा यूनिट वेक्टर। दैट्स इट, कहानी खत्म। सो यूनिट वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या, जिसके पास डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप। ये दोनों के दोनों वेक्टर्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको गलती से भी मत छोड़ना। अब आता है अपने पास इक्वल वेक्टर, नाम में ही लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। इनफैक्ट आई शुड ऑल्सो राइट डायरेक्शन ऑल्सो मस्ट बी सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उस वेक्टर को, उन वेक्टर्स को अपन कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि ये हैं, अगर ये मैं कहूं मेरे पास ए वेक्टर है, ये मैं कहूं बी वेक्टर है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, मेरे पास सेम है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है। इसके बाद अपने पास आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मतलब सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, मगर डायरेक्शन मस्ट बी सेम। मतलब कि पैरेलल का एक स्पेशल केस हो गया इक्वल वेक्टर। अगर पैरेलल में मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वो बन जाएंगे इक्वल। सो अगर डायरेक्शन सेम है मगर मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो तो उसे अपन कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, मे और मे नॉट बी सेम, बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। एक इधर देख रहा है तो एक उसके जस्ट अपोजिट दिखेगा, तो उसे अपन कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो नेक्स्ट आता है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। किसी ने मुझे धक्का दिया तो मुझे पता चलेगा ना कि यहां फोर्स लगाया उसने, ऐसा तो है नहीं दूर से बोल देगा जा। ऐसी पावर तो किसी के पास नहीं है, सुपर पावर वाले अपन सुपरमैन तो है नहीं,
ठीक है। सो किसी ने अगर मुझे पीछे से पुश किया तो मुझे पता है कि मुझे कहां पे धक्का लगाया, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था। तो जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मुझे पता है तो ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, जिसमें अपन को पता है कहां पर फोर्स लगा है या किस पॉइंट पर वो वेक्टर एक्ट कर रहा है। मगर अगर मैं आपसे बात करूं एक्सियल वेक्टर की, तो ये वो वेक्टर होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। इनका ना आदि है ना अनंत है, मतलब ना तो बिगिनिंग पता है ना एंड पता है, बस ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। और ये आपको मिलेंगे रोटेशनल मोशन में, वो चैप्टर जो बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ है दोस्तों। तो उस चैप्टर में हमको ये पढ़ने मिलेंगे बहुत सारे एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स मतलब जिन जो एक्सिस के अलोंग लगते हैं। हमें नहीं पता कि इनकी क्या स्टार्टिंग है, हमें नहीं पता कि कहां जाके खत्म होने वाले हैं, उनको अपन बोलेंगे एक्सियल वेक्टर्स। इसके बाद अब अपन लोग आ गए हैं एक्चुअल वेक्टर की तरफ, है ना। इसमें अपने पास एडिशन की जब बात करेंगे वेक्टर के, याद रखना वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते अपन, ऐड ही करते हैं, इसलिए एडिशन सीखो, सब्ट्रैक्शन तो मैं इसी से सिखाऊंगा तुमको। सो अगर यहां पर अपन देखें तो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, 3 लॉज पर अपने पास बेसिकली बात होती है। यह है पापा, पॉलीगन इज पापा ऑफ ऑल दीज लॉज। यहां पर अपन बहुत सारे वेक्टर्स की बातें करेंगे। यहां पर अपन सिर्फ 2 वेक्टर के रिजल्टेंट निकालेंगे कि भाई मेरे पास 2 वेक्टर हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालें। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बाबा जी आपको ऐसी बूटी देंगे कि आपको ये दोनों लॉज बिल्कुल सेम लगेंगे। इनफैक्ट जब इसको भी जनरलाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा जी वो तो पुरानी बातें आप कर रहे हो। इसी तरह से पढ़ाने का बाबा जी का तरीका है दोस्तों। अभी मैं ट्राइंगल लॉ की तरफ आ रहा हूं, अभी अपन वेक्टर एडिशन की तरफ भाग रहे हैं। और वेक्टर एडिशन में सबसे पहले अपने पास आएगा ट्राइंगल लॉ। आपके पास ये 2 वेक्टर्स थे ए और बी, बिल्कुल साधारण से आसान, रेंचो वाले शब्दों में समझने की कोशिश करो, चतुर वाले शब्दों में तुम अपने आप लिख दोगे। समझ गए। अपने पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है ना, इंडियन सिस्टम के अंदर चतुर और रेंचो दोनों की जरूरत पड़ती है। चतुर की तरह पेपर में लिखना है, समझना रेंचो की तरह है अपन को, तो समझ लो रेंचो की तरह, टॉप तो तुम ही करोगे। वो चतुर जो बैठा होगा ना वो कहेगा अरे यार मैं सेकंड कैसे आ गया। तो ऐसे आ गया कि बेटा तेरे पास ना बाबा जी नहीं थे तो तेरे को समझ में नहीं आई चीजें, तो इसीलिए समझना है अपन को अच्छे से दोस्तों। ये 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं ए और बी। जब आप 2 वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि वो ट्राइंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करें और ऑर्डर में हो, ऑर्डर का मतलब होता है एक का हेड दूसरे के टेल से। आप जब किसी क्लास के लिए असेंबली में, जब स्कूल में खड़े होते हो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, सबके सर जो है आगे की तरफ होते हैं, आप सब सेम ऑर्डर में खड़े होते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भाई इधर देख रहा है, कोई भाई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, प्रिंसिपल उधर खड़ा हुआ है, नेशनल एंथम कहीं और चल रही है। ऐसा तो नहीं होता ना, सबके सब एक डायरेक्शन में देख रहे होते हो। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आपसे ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, ये आपके पास तीसरा वेक्टर है, क्या ये सेम ऑर्डर में है? कमेंट में बता देना मुझे कि अगर समझ गए हो तो ये देखो, इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से, जी हां ये सब सेम ऑर्डर में है। तो ये अपन से ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हों और आपने उनको ट्राइंगल की 2 साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और सेम ऑर्डर में लिया, सेम ऑर्डर का लॉजिक समझ जाओ, सेम ऑर्डर में लिया, तो जो थर्ड साइड होती है उस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में, अगर सेम ऑर्डर लेते तो ये ऐसा हो जाता, ऐसा गया फिर ऐसा गया और फिर ये वापस ऐसा आता, बट ये सेम ऑर्डर हो जाता। मगर सेम ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपोजिट ऑर्डर में। ये दोनों के कारण ऑर्डर इधर बनता, मगर ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में जब आप लोगे तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। और यही कहता है अपन से ट्राइंगल लॉ। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the closing side of the triangle taken in opposite order। बस एक बार समझो, अपने आप तुम लिख डालोगे पेपर में, ये मेरे से आप लिखवा के ले लो, क्योंकि समझ लिया ना। अब अपन रेंचो बन चुके हैं, अब चतुर की तरह तो लिख डालेंगे अपन, है ना। क्या मशीन होती है वो पता ही है ना अपन को, मशीन ये होती है क्या? नहीं, मगर समझने के लिए काम वही आती है। अब मशीन का मतलब मुझे पता है, अब पेंट की जिप हो या कुछ और हो, मशीन का मतलब तो मुझे समझा के चला गया रेंचो। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन बूटी सेक्शन में कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है अपन से। ट्राइंगल लॉ के लिए जब आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी निकालोगे रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि बार बार ग्राफ से तो निकालोगे नहीं, तो उसके लिए 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? तो जब भी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो या तो वो दोनों वेक्टर्स उस पॉइंट से अवे पॉइंट आउट करें,
या फिर वो दोनों वेक्टर्स उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करें, तब जाकर उनके बीच में एंगल निकलता है। अगर तुम में से कोई ये सोचे कि बाबा जी ये बताइए क्या ये एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्या ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला इस पॉइंट की तरफ आ रहा है और ये वाला इस पॉइंट से दूर जा रहा है, और वेक्टर्स को अपन आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करो, यहां पर ये जो आपके पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, यानी इस वेक्टर को उठाओ और इस वेक्टर को आगे लेके चले जाओ ऐसे। तो अब जब आप इस वेक्टर को आगे लेकर चले जाओगे तो अब देखो अब आप ये देख पाओगे यहां पर कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये इधर अवे कर रहा है पॉइंट आउट, ये इधर अवे पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का। सो ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं है, ए और बी के बीच का एंगल ये है। ध्यान रखना इस बात का। अब आते हैं अपन दूसरी बात पर। जब मुझे ये टू ट्राइंगल क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी, आप बूटी में क्या बता रहे हो? ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे रिजल्टेंट चाहिए, मुझे रिजल्टेंट चाहिए ये। अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, उसके लिए मुझे यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो गौर से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा इस सेक्शन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। मगर मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये लेंथ नहीं पता, मुझे ये लेंथ नहीं पता। तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन में लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर अपने सामने प्रॉब्लम आएगी कि मुझे ये लेंथ नहीं पता, मुझे ये लेंथ नहीं पता, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल की मदद लेंगे और ये लेंथ निकाल देंगे, डेरिवेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिनिश, ओवर। देखो कैसे, सबसे पहले ये वही डायग्राम है दोस्तों, नाम बदला है बस मैंने। ये आपके पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? लेंथ। ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया बी। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर इसको आगे बढ़ा दिया। ये एंगलों का ए और बी के बीच का मैंने अभी बताया, दोनों अवे पॉइंट आउट करने चाहिए। अब ये मेरे पास एक बड़ा ट्राइंगल बन गया, ठीक? यही बोला था मैंने। कौन सा वाला ट्राइंगल है? पी एक्स जेड। तो ये हो गया P, ये हो गया X, ये हो गया मेरे पास Z। सो PXZ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है मैंने। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई, R स्क्वायर यानी कि XZ का स्क्वायर इज इक्वल टू PZ का स्क्वायर प्लस XP का स्क्वायर। सेम। अब ये जो अपने पास है XZ, ये XZ तो बन गया R। क्या नहीं है अपने पास? अपने पास XP नहीं है। क्या XP को अपन ऐसे लिख सकते हैं? XY प्लस YP, XY प्लस YP प्लस ZP का स्क्वायर, ये हो गया PZ या ZP का स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है? XY की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? A, मगर तुम्हें इस सेक्शन की और इस सेक्शन की वैल्यू नहीं पता। पहला कॉम हो गया, एक ट्राइंगल ले चुके हो। फिर मैंने कहा था तुमसे, तुम्हें अब दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे? ये वाला ट्राइंगल लोगे। जैसे ये ट्राइंगल लोगे, अब तुम्हें ये डिस्टेंस भी चाहिए और ये भी चाहिए, और तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है और तुम्हें एंगल पता है। अगर हाइपोटेन्यूज पता है और एंगल पता है तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। अपन ने ये ट्राइंगल लिया, एक बार ले लिया साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो अपने पास PZ अपॉन ये कितनी डिस्टेंस है? YZ, PZ अपॉन YZ साइन थीटा, और YZ कितना है? ये तो B है। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आपके पास ये आ गया B साइन थीटा। इसी तरह से इसी ट्राइंगल में अब मुझे बेस चाहिए, तो बेस हो जाएगा PY और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अपने पास B, तो YZ या PY अपॉन YZ विच इज B इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये उधर चला गया तो ये आ गया B कॉस थीटा। अब कुछ मत करो, अब यहां उठाओ, ये किसकी? ये XZ है। ये XZ किसकी वैल्यू क्या है अपने पास? R, रिजल्टेंट। ये हो गया मेरे पास रिजल्टेंट। क्या ये वैल्यू क्या है? XY, XY की वैल्यू क्या है आपके पास? A। इसके बाद अपने पास क्या था? YP, YP की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं B cos थीटा, तो ये हो गया A प्लस B cos थीटा, प्लस ये अपने पास PZ, PZ की वैल्यू क्या आ रही थी? B sin थीटा प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर।
कहानी खत्म। फिर से समझ लो अच्छे से, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर ये छोटे वाले ट्राइंगल से ये निकाल दिया बी कॉस थीटा, ये निकाल दिया बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे ही आया तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाले चीज का स्क्वायर। क्या यहां पर तुमको बी स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है। क्या यहां पर तुमको बी स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है। दोनों में से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो गौर से देखो, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा। सॉल्व कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आंख बंद करके भी 10th क्लास की अगर ये आइडेंटिटी तुमसे कोई पूछ ले तो तुम बोलोगे 1, बोलोगे कि नहीं? बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। सो ये आ गया अपने पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज के बाद वेक्टर एडिशन जब भी करो तो आपके पास आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए कि रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट्स इट, कहानी खत्म। आ जाओ आगे। अब कुछ केसेस बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे तो भैया एक काम करो, आप डायरेक्शन बताओ, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है? अच्छा ऐसा, चलो बता देते हैं आपको। ये लीजिए, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां पर इस ट्राइंगल को देखूं तो मैं लिख सकता हूं tan बीटा, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा, बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। लो भाई क्या आ गया, tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा। अभी सिखाया। अब आप इससे एंगल भी निकाल सकते हो, बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा कितने एंगल पर आने वाला है। इसके बाद अब अपने पास आता है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों के दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। cos 0 क्या होता है, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 1, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया a प्लस बी। मतलब जब 0 डिग्री पर दो वेक्टर होते हैं तो स्केलर की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनको नॉर्मल स्केलर की तरह ऐड कर दो। अगर तुम्हारे पास थीटा 90 डिग्री है, मतलब कि एक वेक्टर आपके पास ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर इधर है, यानी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मतलब है इनके बीच में अगर 90 डिग्री है एंगल, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। सो ये चीज हो जाएगी 0। ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0। अगर आपसे कोई कहे थीटा 180 डिग्री है, मतलब एक दोस्त कह रहा है चल 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 इधर चल, दूसरा बोल रहा है चल 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 इधर चल, मतलब कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, या एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना मिला, दोनों के बीच का एंगल मिला 180 डिग्री। cos 180 क्या होता है अपने पास, -1। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया? स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्टेंट आ गया मॉड ऑफ a माइनस बी। सो अगर थीटा 0 डिग्री है तो a प्लस बी, 90 डिग्री है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। अगर अपन 180 डिग्री को देखें तो मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब अपने पास इसके आगे की बातें आती हैं। इसके आगे की अगर अपन बात करें तो स्पेशल केस बताने जा रहा हूं दोस्तों, और तुम्हें उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। इतने काम के एप्लीकेशन है जिसकी कोई हद नहीं है यार। अगर मुझसे कोई कहे स्पेशल केस मतलब मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और दो वेक्टर इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो और सेम एंगल पर हो, तो ऐड हो जाएंगे ना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा a प्लस ए 2a, क्योंकि a प्लस बी आंसर होता था। उसी फॉर्मूले में रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो इक्वल वेक्टर हैं और 60 डिग्री पर हैं, तो आंसर कितना आएगा, उसी फॉर्मूले में रखकर देख लेना, आंसर आएगा √3a। ये मैं डायरेक्ट याद करने के लिए कह रहा हूं। अगर दो इक्वल वेक्टर हैं और वो 90 डिग्री पर हैं तो आंसर क्या आएगा, √2a। अगर याद भरोसा नहीं हो रहा ना तो यहां देखो, ये क्या था 90 डिग्री पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह भी a रख दो तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, a बाहर कर दो, a √2। दैट्स इट। तो अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं, 60 डिग्री पर है √3a, 90 डिग्री पर है √2a, क्योंकि a और b दोनों सेम है, और अगर 120 डिग्री पर है तो a
मतलब 1 के बराबर, और अगर 180 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट आएगा आपके पास 0, 0, दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर, आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों। सो अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं तो ये सारे केस आपको याद होने चाहिए। इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा, मैं आपसे कहता हूं ये दो वेक्टर हैं 5 न्यूटन का, ये भी 5 न्यूटन का, 90 डिग्री पर है, रिजल्टेंट क्या आएगा? आप बोलोगे 5√2, कहानी खत्म। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं, ये 5 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 120 डिग्री पर तो 1 के बराबर आता है, इसका रिजल्टेंट है 5 न्यूटन, बीच में आएगा बिल्कुल बाइसेक्टर पे, इसका आंसर भी बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब कि इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, बिल्कुल बाइसेक्टर पे। सो ये आपके पास इक्वल अगर वेक्टर हैं तो भैया आंसर के लिए ये याद कर लो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सो अब अपने पास आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ की तरफ। मैंने कहा था तुमसे, ये भी फायदा कराई दूंगा मैं। पैरेललोग्राम लॉ भैया ट्रायंगल लॉ के टाइप ही है। ये क्या कहता है? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इसमें याद रखना या तो अपन इसको टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं या हेड टू हेड कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो आपने क्या किया? ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इसमें जो डायगोनल होगा, जो इनके इंटरसेक्शन से पास होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या अगर अपन इस बी वेक्टर को इधर ले जाएं तो ट्रायंगल लॉ जैसा नहीं बन गया क्या? देखो बना के दिखाता हूं तुमको। ये अपने पास ए वेक्टर हो गया, ये अपने पास बी वेक्टर हो गया, और अगर आप ये देखो तो ये डायगोनल हो गया। तो ट्रायंगल लॉ में बोलते थे सेम ऑर्डर में करो, यहां पर बोलते हैं आइदर उन दोनों के टेल कनेक्ट कर दो या दोनों के हेड कनेक्ट कर दो, और आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल बना के, मतलब पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बनाओ, इंटरसेक्शन से डायगोनल निकाल दो, वही तो इसका रिजल्टेंट है। तो मतलब कि पूरा का पूरा सेम ही है, बस इस बार पहले ट्रायंगल बना रहे थे, अब पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पहले बोल रहे थे सेम ऑर्डर में, अब बोलेंगे अपन या तो दोनों के टेल कनेक्टेड होने चाहिए या दोनों के हेड। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा ये है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। इंटरसेक्शन ये है तो ये डायगोनल आएगा, और क्योंकि दोनों एरो टुवर्ड्स हैं इसलिए रिजल्टेंट का एरो भी टुवर्ड्स आ जाएगा, ये रिजल्टेंट बन गया पैरेललोग्राम लॉ से। तो आसानी के साथ ये काम भी पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं सिर्फ तुमको ये बता रहा हूं कि अगर ये डेरिवेशन आ जाए तो आप इसको ट्रायंगल लॉ की तरह कैसे करोगे। तो देखो पैरेललोग्राम तो बना लिया, अब इस बी वेक्टर को इधर ले जाओ, ये थीटा हो जाएगा। अगर तुम इसको छुपा दो तो ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है ये ट्रायंगल लॉ का ही है। तो भैया बूटी ये कहती है कि ट्रायंगल लॉ का ही डेरिवेशन करना है तुमको, सिर्फ यहां पर अलग से बी वेक्टर इसके पैरेलल बना के दिखा देना डायग्राम में। वो भी नहीं दिखाओगे तो भी मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप कर वही चीज रहे हो। ये बी वेक्टर को उठाओ यहां लगा दो तो आपका ट्रायंगल लॉ बन गया। तो ट्रायंगल की तरह आपको डेरिवेशन, तो डेरिवेशन दोबारा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक ही डेरिवेशन में काम हो जाएगा। अब आ जाओ जरा जल्दी से पॉलीगन लॉ। मैंने कहा था ये पापा लॉ है। आप क्या करो, आप जितने भी वेक्टर आपको दे रखे हैं आप उन सारे वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे कि मेरे पास ये वेक्टर है, अब कुछ वेक्टर ये हैं, मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों को अरेंज किया। तो अगर आप कुछ वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो क्लोजिंग साइड होगी, ट्रायंगल लॉ बोलता था ट्रायंगल बनाओ, ये तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो जब बहुत सारे वेक्टर्स हों तो आपसे वो ये कहता है कि आप क्लोज शेप में सारे वेक्टर्स को अरेंज कर दो, सारे वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज कर दो। और जब आप इसको ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो जो अपोजिंग साइड होगी, जो आपके पास इसका अपोज करने के लिए लास्ट क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो इन सब का क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट हो जाएगी। बस याद ये रखना कि अपन को ऐसे हर कहीं अरेंज नहीं करना, क्लोज कॉनकेव शेप बनाना है, क्लोज शेप बनाने की कोशिश करना है। सो पॉलीगन लॉ पढ़ लेते हैं। इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n माइनस साइड्स ऑफ एन पॉलीगन, then resultant is given by the closing side or the nth side of the polygon taken in opposite order। याद रखना ये सब के सब सेम ऑर्डर में थे, तब जाकर ये जो अपोजिंग साइड है, ये जो अपने पास लास्ट वाला साइड था अपोजिट ऑर्डर में, वो इन सब का क्या है? रिजल्टेंट है। बहुत रेयर चांस है कोई पूछेगा भी तो डेफिनेशन पूछेगा। प्रूफ ट्रायंगल लॉ का ही करना है पैरेललोग्राम में भी। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। भैया हम माइनस नहीं करते वेक्टर्स को,
वी डू नॉट सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, वी ऑलवेज ऐड वेक्टर्स। मगर जब सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करें? तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपन जब दो वेक्टर्स को माइनस करना हो तो क्या करते हैं अपन? माइनस ऑफ वन वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे क्या निकालना? ए माइनस बी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो बी वेक्टर है ना, किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से घुमा दो वो उसका माइनस हो जाता है। तो मैं इस बी वेक्टर को 180 डिग्री से घुमा दिया, तो अब ये बी वेक्टर नहीं है, अब ये क्या हो गया? माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो भैया अगर आपके पास ये एंगल थीटा था ए और बी के बीच का, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। पूरा 180 है, 180 में से थीटा गया तो क्या बचा? 180 माइनस थीटा। बस बात खत्म, एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो, एंगल ही तो बदला है। अरे आप ऐड ही कर रहे हो, मगर क्या कर रहे हो? माइनस करके ऐड कर रहे हो। ए माइनस बी चाहिए तो ए माइनस बी मत करो, ए प्लस माइनस ऑफ बी कर दो। मतलब बी ये था, बी का माइनस निकाल दिया आपने और उसके बाद उसको एडिशन वाले फॉर्मूले से ऐड कर दिया, सिर्फ एंगल बदलाएगा। अगर पहले एंगल था थीटा तो अब हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कॉस वाले फॉर्मूले में रख दो √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। सो आंसर आ गया r इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। दैट्स इट, कहानी खत्म। माइनस करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, कब? जब आपको एंगल पता हो ए और बी के बीच में। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखो। बाकी और डिटेलिंग पढ़नी है तो अलग बात है। ओके, नाउ कमिंग टू, भैया ये बहुत काम की चीज आ रही है। क्या आ रहा है काम की चीज? पोजीशन वेक्टर। आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, आपको किसी पॉइंट का पोजीशन चाहिए, आपको ये पता करना है कि एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, सब कर डालोगे आप इसके बाद। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर आपसे ये कहता है कि किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो उसको ओरिजिन से उस लाइन को ज्वाइन करो और डायरेक्शन होनी चाहिए उस पॉइंट की तरफ, तो यह कहलाता है पोजीशन वेक्टर। आपके पास दो तरीके होते हैं पोजीशन निकालने के, या तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता हो, वाई कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाओगे, वाई कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाओगे, जहां वो दोनों टकराएंगे वो पॉइंट मिल जाएगा आपको। वेक्टर कहता है मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं आपसे कहता हूं कि कितने एंगल पर कितना चलना है। अगर आपको इतना पता है तो भी आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ये बोलते हैं पोलर सिस्टम। ठीक, तो अब आपको यह पता है कि अल्फा एंगल पे आर आगे जाना है तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी का भी पोजीशन वेक्टर बनाना है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, आपके पास जो आएगा दैट विल बी दी पोजीशन वेक्टर। अब यहां पर अपने पास ये एक पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। आपसे कहा गया कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालकर लाना है इसका पोजीशन वेक्टर। तो भैया x के साथ कोऑर्डिनेट क्या है? x की डायरेक्शन i कैप, क्या है y की डायरेक्शन j कैप। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। आज के बाद जिसका भी पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास यहां पर 3,4 है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, और x और y है ये, तो आपके पास आंसर आएगा बाबा जी 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर आपके पास पॉइंट है 5,9, आपसे कहा गया पोजीशन वेक्टर निकालो, आप बोलोगे बाबा जी 5i कैप प्लस 9j कैप। अगर मैं आपसे कहता हूं YZ प्लेन है, मतलब कि 3,-1 ये y है और ये z है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा या 0,3,-1। तो x तो 0 है, भूल जाओ, y की वैल्यू 3j कैप, z की वैल्यू क्या है माइनस, तो -1k कैप। सो आंसर आ जाएगा 3j माइनस k कैप। सो आपके पास जब भी आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, x वाले के साथ i, y वाले के साथ j, z वाले के साथ k लिखकर उनको ऐड कर डालो, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब मुझसे कहा गया, ये अब काम की बात आ रही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अब सीखो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये है ना मेरे पास मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है यही तो मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखो तो ये ट्राइंगल क्या बोल रहा है? OB का स्क्वायर प्लस ये जो भी अपने पास, अपन ने इस पॉइंट को मान लिया लेट अस से C, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। सो दैट्स इट, कहानी खत्म। लो भाई आपके पास आंसर निकल के आ गया। अगर आप देखो यहां पर, इसको A पॉइंट बोल देते हैं, लेट अस से दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B। ओके, नाउ OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, क्योंकि ये चीज तो पैरेलल है।
सो अगर ऐसा है तो आप गौर से देखो, ये चीज आपकी हो गई r, ये चीज आपके पास हो गई y1, ये हो गया आपके पास x1। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। r की वैल्यू आ गई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कौन इतनी मेहनत करेगा बार बार? अगर मुझे r वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, तो कौन ट्राइंगल एंगल बना के पता करेगा यार? i का कोएफिशिएंट क्या है? x1, j का कोएफिशिएंट क्या है? y1। सो आंसर आ जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दैट्स इट। आपको सिर्फ कोएफिशिएंट के स्क्वायर का रूट लेना है बस। माइनस भी हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब आता है आपके पास एंगल। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो क्या करो? एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, जो आप निकाल चुके हो। अगर y के साथ एंगल चाहिए, y के साथ एंगल चाहिए तो वो हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन आर। जो भी जिसके साथ भी एंगल चाहिए वो वाला कोऑर्डिनेट अपॉन आर। आर क्या है अपने पास? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये खत्म। देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहता 3D में, तो 3D में मेरे पास क्या है? x1 y1 z1। तो x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप, z1 के साथ k कैप। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। आ गया। एंगल विथ एक्स एक्सिस cos अल्फा x1 अपॉन आर, यानी x का कोएफिशिएंट अपॉन r। एंगल विथ y एक्सिस, y का कोएफिशिएंट क्या है? j का कोएफिशिएंट y1 अपॉन r। अगर एंगल विथ z एक्सिस cos गामा z1 अपॉन r। अब मैं इन सब पर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, जरूरी नहीं है। अपन को आंसर निकालना है, अपन को एंगल निकालना आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो पोजीशन वेक्टर की कहानी को खत्म करें। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आप सबके लिए, ताकि आप सबके दिमाग में एक ये चीज बैठ जाए। अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये मेरे पास है 3, -1, 2। मैं आपसे कहता हूं पोजीशन वेक्टर क्या? आप बोलोगे सर 3 के साथ i कैप, -1 के साथ j कैप, +2 के साथ k कैप। दैट्स इट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आंसर आ गया अंडर रूट 14। एंगल विथ एक्स एक्सिस cos अल्फा, x का कोएफिशिएंट 3 अपॉन अंडर रूट 11। इसको इन्वर्स कर देंगे, अल्फा आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं एंगल विथ y एक्सिस cos बीटा, y का कोएफिशिएंट है -1 अंडर रूट 14। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि z एक्सिस के साथ एंगल क्या है? cos गामा, क्या है z का कोएफिशिएंट? 2 अपॉन अंडर रूट 11। हो गई कहानी खत्म, फिनिश, ओवर, डन, बाबा टाटा। नहीं, अभी टाटा नहीं बोल सकते, अभी अपन को आगे पढ़ना है। तो ये आ गया अपने पास पोजीशन वेक्टर की कहानी। इसके बाद अपने पास आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क पावर एनर्जी में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। सो अगर मैं आपसे कहूं ये ए पॉइंट है, सो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये, ओरिजिन से लाइन ज्वाइन कर रही है ए को, r1। कोऑर्डिनेट क्या? x1 y1 z1। तो r1 वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर मैं बोलता हूं बी पॉइंट ये है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 z2। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये अभी अपन सीख रहे हैं निकालना, कभी अपन इसको करेंगे नहीं ऐसे। अपन तो आज के बाद बूटी और अपना फाइनल ट्रिक लगाएंगे, उससे आंसर निकाल डालेंगे। तो देखो गौर से, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ मुझे तो ए बी चाहिए, ए से बी गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये है, निकाल के लाओ। तो मैंने कहा ओके, क्या दिक्कत है मुझे तो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना यार। यहां पर ये देखो, ये मेरा ट्राइंगल एक है। अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम ऑर्डर में है। जब दो साइड सेम ऑर्डर में हो तो उन दोनों का सम थर्ड वाली क्लोजिंग साइड के अपोजिट ऑर्डर में बराबर होता है, यानी कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब OA क्या है? R1। तो R1 वेक्टर अपने पास ये देखो, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। आपको चाहिए था AB वेक्टर, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या? OB माइनस का OA। अब OB क्या है? R2, OA क्या है? R1। R2 की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। R1 वेक्टर की वैल्यू निकाल ही चुके हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। भैया इन दोनों में से i कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 i कैप। इन दोनों में से j कॉमन ले लो, क्या मिलेगा तुमको? y2 माइनस y1 j कैप। इन दोनों में से k कैप कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? z2 माइनस z1 k कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए, लो भाई मैग्नीट्यूड भी निकाल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अंडर द रूट ऑफ क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर
कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, आई जे के प्लस Z1 Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट दोस्तों, आपके पास आंसर आ चुका है। और ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद करो 10th क्लास का, आज तुमने देख लिया कि आता कैसे है। सो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म से अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूले का भी वैल्यू निकाल दी। चलिए अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, मगर उसके पहले एक क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो अपन को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये ले लेते हैं एक क्वेश्चन 2,3,5 1,2,5। मैं आपसे कहता हूं इसका ये ए है ये बी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। अपन ट्राइंगल वाइंगल बना के नहीं निकालेंगे, अपना फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, x2 माइनस x1। ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। x2 माइनस x1 1 माइनस 2 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस 2 माइनस 3 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 5 माइनस 5 इंटू के कैप। अगर आप आंसर निकालोगे तो ये आएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 0 के कैप। दैट्स इट, माइनस आई माइनस जे, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट का स्क्वायर। दैट्स इट, कहानी खत्म। सो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। वर्क पावर एनर्जी के टाइम पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है, दिमाग में अच्छे से बैठा लो इसको। तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोस्तों। अब हमारे पास आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उसकी भी एक बूटी लेते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। तो अब आता है अपने पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यार ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इतना ज्यादा इसमें मतलब इतना घुस जाते हैं, उसकी जरूरत जितनी पड़ती है उतनी मैं तुमको एक लाइन में सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है अपन से कि भाई अभी तक आपने क्या किया था, आपको दो वेक्टर मैंने दिए हैं। सपोज करिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, तो मैंने आपसे कहा कि यार इन दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट निकाल दो। आपने रिजल्टेंट निकाल दिया ट्रायंगल लॉ का यूज करके। क्या हम एक वेक्टर को दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं क्या? जी हां, कर सकते हैं, और उसे ही हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि वो जो दो वेक्टर्स होंगे वो दो वेक्टर्स वही काम करेंगे जो अकेला एक वेक्टर कर रहा था। अब मेरे पास जो कहानी आती है वो कहानी ये कह रही है कि भाई आपके पास ये एक वेक्टर है, आप इस वेक्टर को मान लेते हैं कि ये अपने पास 30 डिग्री का एंगल है, ये अपने पास ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को मैं ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला हूं जो काम वही करेंगे जो ए वेक्टर कर रहा था, मगर ये जो दो वेक्टर्स में जिनमें रिजॉल्व कर रहा हूं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, पहली बात। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि ये जो वेक्टर है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, वो इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री पर आए, बीच में मतलब कि कहीं पर भी, मगर इन दोनों के बीच में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर इसका एरो आउटवर्ड है तो इन दोनों के एरो भी आउटवर्ड्स होने चाहिए, और अगर इसका एरो हमारे पास इनवर्ड्स है तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इनके एरो भी इनवर्ड्स होने चाहिए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अपन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये अपन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आप बहुत सारे वेक्टर्स को कन्वर्ट करते हो एक में, उसी तरह से अपन एक वेक्टर को ब्रेक भी कर सकते हैं इनटू स्मॉलर वेक्टर्स, और काम वो सब मिलकर वही करेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है वो अपन आगे जाकर जब मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तब सीखेंगे। बहुत सारे फायदे मैं तुमको बताऊंगा इस चीज के, बट फिलहाल अभी यहां पर अपन ये देखें कि रिजॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कैसे निकालोगे, स्प्लिट कैसे करोगे। तो यार इसके लिए मैं तुमको बहुत सिंपल सी एक बूटी देता हूं, और वो बूटी तुमसे ये कहती है कि जिस साइड थीटा बन रहा हो थीटा वाली साइड पर कॉस आएगा। दैट्स इट, और कुछ सोचो मत, थीटा वाली साइड पर कॉस आएगा। मैं तुम्हें 2D में लेके चल रहा हूं, मैं एक वेक्टर को तुम्हें दो वेक्टर में रिजॉल्व करना सिखा रहा हूं। अब मेरे पास मान लेते हैं कि यहां पर ये वेक्टर है r, इसे मुझे रिजॉल्व करना है, और ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये मेरे पास एक है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है। तो भाई मैंने तुमसे क्या कहा, ये एरो आउटवर्ड था, ये वेक्टर था, मुझे इसको रिजॉल्व करना था। थीटा वाली साइड ये है मेरे पास दोस्तों, तो इधर मेरे पास आ जाएगा a cos थीटा, और जिस इसके परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा a sin थीटा। थीटा वाली साइड पर cos, तो अगर ये थीटा यहां बन रहा है तो इस साइड पर आ जाएगा r cos थीटा, इधर आ जाएगा r sin थीटा। ये x कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट था। दैट्स इट, कहानी खत्म। फिर भी बाबा जी थोड़ी सी और जरा क्लियरिटी आप ला देते तो मजा आ जाता। चलो ले आते हैं क्लियरिटी। मान लेते हैं कि एक फोर्स है जो मेरा यहां पर एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू है मेरे पास 10 न्यूटन, और ये एंगल है 30 डिग्री। अब मैं आपसे कहता हूं इसको रिजॉल्व करके लाओ। अरे यार आसान है रिजॉल्व करना। कैसे आसान है इसको रिजॉल्व करना? देखो भाई, ये आपके पास क्या आएगा, थीटा वाली साइड यहां पर है,
तो इस साइड आएगा cos, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan cos 30 डिग्री इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब इस एक्सिस पर प्रोजेक्शन। मैं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज कर सकता हूं, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। मुद्दा क्या है? कन्वर्ट होना प्रॉब्लम को, हम उस मुद्दे पे ही अटैक करेंगे। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई मुझे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आ गया थीटा वाली साइड cos, उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन इधर, तो ये आ गया अपने पास tan sin 30 डिग्री। अगर एक साइड cos है तो दूसरी साइड अपने पास sin, थीटा वाली साइड cos, उसके परपेंडिकुलर sin, ये आपका 10 न्यूटन रिजॉल्व हो चुका है। अब इस 10 न्यूटन को यहां से भगा दो, किसी काम का नहीं है ये। क्यों नहीं है किसी काम का? क्योंकि अब ये जो काम अकेले करता वो ये दोनों मिलकर करेंगे और अपना काम हो गया। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, नीचे पीपीटी तुमको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, वहां से डाउनलोड कर लेना। सेम चीज को मैंने थोड़े और अच्छे शब्दों में तुम्हारे लिए लिख कर दिया है कि किसी भी वेक्टर को हम मल्टीपल वेक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं, वो मिलकर वही काम करेंगे जो वो एक वेक्टर कर रहा था। और ये हमारे पास हो गया रिजोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने पास देखो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक दिया है मैंने तुमको, वही चीज समझाई है। ये मेरे पास ए वेक्टर है, थीटा इसके साथ बन रहा है एक्स के साथ, तो ये आ गया मेरे पास ए कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर आ गया ए साइन थीटा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाथ भी अपना क्लियर कर लेते हैं, सफाई हो जाएगी थोड़े हाथों की। यहां पर मेरे पास 5 न्यूटन है, इसको रिजॉल्व करना जरा। क्या रिजॉल्व करें? तो ये देखो, ये आ गया मेरे पास 5 cos 30 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर आ गया 5 sin 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक चीज। दूसरी बात, थीटा वाली साइड पर cos, उसके परपेंडिकुलर sin। एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या, एरो आउटवर्ड है तो इन दोनों के एरो भी आउटवर्ड्स। एक और एग्जांपल, 10, ये 37 डिग्री है, बताओ भाई क्या आएगा इधर, ये थीटा वाली साइड इधर बन रही है, ये आ गया आपके पास 10 cos 37 और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा 10 sin 37। दैट्स इट। नहीं बाबा जी थोड़ा और मजा, ओके ले लेते हैं भाई, प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। ये एंगल थीटा है, मान लो यहां पे मास रखा हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस पर mg फोर्स लग रहा है, ये लीजिए भाई mg फोर्स लग रहा है, मुझे इसको रिजॉल्व करना था। तो अगर ये थीटा है तो आप ये देखोगे, ये अपन निकाल कर लाएंगे तो ये एंगल भी आ गया थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर यहां देखो ये mg है, इधर क्या आएगा, थीटा इसके साथ बन रहा है, तो थीटा वाली साइड पर cos, mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। सो mg थीटा वाली साइड पर cos, उसके परपेंडिकुलर sin, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये रिजोल्यूशन हो गया अपने पास और इसी का बेसिक यूज करना है, इससे ज्यादा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ जाते हैं वेक्टर में आगे, और अब अपने पास आते हैं मल्टीप्लिकेशन की बातें करते हैं। दोस्तों डिवीजन तो यहां होता नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन की बातें करते हैं। वेक्टर के पास एक स्पेशलिटी है, वेक्टर ये कहता है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करो तो आंसर स्केलर भी आ सकता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करो आंसर वेक्टर भी आ सकता है। अब जब दोनों चीजें सामने आई तो फिर दिमाग लगाना पड़ा। नॉर्मल अलजेब्रा 2 into 2 अपन से बोलता था 4, बट यहां पर 2 into 2 जब अपन करेंगे तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, यही अब तुम्हारे आगे जाकर काम आने वाला है। सो अपने पास दो मल्टीप्लिकेशन, एक आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है अपन से, स्केलर प्रोडक्ट कहता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि अब इसको दिखाएं कैसे, तो अपन ने क्या करा, अपन ने बीच में डॉट लगाने लगे, इसीलिए उसका एक नाम और पड़ गया डॉट प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या लें, जैसे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ये आता है वर्क डन, वर्क डन स्केलर है तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों भाई तो वर्क वेक्टर थे, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो भैया अब इसका आंसर आ रहा है वर्क डन, अब वर्क डन इसका आंसर आ रहा था, तो कैसे दिखाएं उसको, तो अपन ने कहा भैया ये डॉट प्रोडक्ट है। अभी इनकी डिटेलिंग सीखेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इधर आ जाओ अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट पे, ये अपन से ये कहता है वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर, मतलब कि अब आप मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर वेक्टर आएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लेता हूं एक एग्जांपल, r क्रॉस f, अभी तो तुम लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं सुना हो तो टेंशन मत लेना, है ना, मैं सब बता दूंगा, सब टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ये अपने पास है r वेक्टर, ये एक अपने पास अपन ये कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइन कर रही है एक पॉइंट के अबाउट, मुझे टॉर्क निकालना है, तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, और ये मेरे पास फोर्स है जो मैं उस पॉइंट पर अप्लाई कर रहा हूं। अब ये दोनों वेक्टर थे और इनका आंसर मेरे पास आया टॉर्क, वो भी वेक्टर था।
तो वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर हो गया। अब मैं इसको डॉट से दिखाता तो दिक्कत आती, मैंने क्या कर दिया, क्रॉस बना दिया, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर इंटू वेक्टर इज स्केलर, तो अगर वो है तो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट लगाएंगे बीच में। वेक्टर इंटू वेक्टर, अगर वेक्टर है तो अपन क्या दिखाएंगे उसमें बीच में, क्रॉस, इसीलिए उसको नाम एक और पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? चलो, अब इतना तो बेसिक बेसिक कहानी थी बाबा जी। ओके, आ गई बेसिक कहानी। जिसकी क्लियर होती है ना दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। जिसको ना बेस बनाना आता है ना, अगर फाउंडेशन अच्छी होगी, मल्टी कितनी भी लंबी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चलेगी, सालों साल चलेगी। ये बेस है हमारा, अगर ये स्ट्रांग हो गया ना तो तुम्हारी सारी चीजें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम इस पे काम नहीं करते, हम इसको स्ट्रांग नहीं बनाते। हमें देखना है, हमारे पास होना चाहिए बुर्ज खलीफा, और फाउंडेशन लगा रहे हैं कि वो 2 फ्लोर भी खड़े नहीं हो पाएंगे बिल्डिंग के, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेसिक पर बहुत वर्क करो, बाकी सारी चीजें ऐसे होती चली जाएंगी। अब यहां देखो जरा अपने पास स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो आप क्या करने वाले हो, जब स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो यह आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज बेसिकली ए बी कॉस थीटा। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझो थोड़ा सा। अगर मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक्चुअली में हम बी का, मैंने अभी तुमको रिजोल्यूशन सिखाया था, थीटा वाली साइड पर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हो जो उसी की डायरेक्शन में है। मतलब कि ये बी था, बी का इस डायरेक्शन में, ए के साथ एंगल क्या था, थीटा, तो थीटा वाली साइड पर क्या आएगा, कॉस आएगा। तो आप ए के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी के उस कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो जो ए की डायरेक्शन में है, और वो कौन है, कॉस थीटा, इसीलिए ये आ गया ए बी कॉस थीटा। सो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे होते हो तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हो जो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पुराना वाला वेक्टर था। और इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर अपन के पास कुछ केसेस आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वेक्टर हैं जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, वो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ है। ये मेरे पास ए वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में मेरे पास बी वेक्टर है। अगर ऐसा है तो उस केस में cos 0 क्या हो जाएगा, 1। अगर cos 0 मेरे पास 1 हो गया तो a डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 0 डिग्री, cos 0 हो गया 1। सो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। इसका यूज कहां करेंगे भैया, आ जाओ अपने पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ, x y और z की तरफ। x क्या था, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर था i कैप, y एक्सिस का क्या था j कैप, z एक्सिस का क्या था k कैप। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो अगर मैं यहां पर कहूं i डॉट आई, तो i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों x एक्सिस हैं। अगर दोनों x एक्सिस हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, cos 0 1, और 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 1, इसीलिए i डॉट आई क्या होगा, 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसका यूज करूंगा, इसीलिए ध्यान से, i डॉट आई 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। क्यों 1 है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होना था, cos 0 तो 1 था और इनका मैग्नीट्यूड खुद अपने आप में क्या है, 1 है, इसीलिए i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k ये आपको देंगे 1। एक केस ध्यान से। नेक्स्ट, अगर थीटा 90 डिग्री है, भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो, तो ये आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। थीटा 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब है कि cos 90 हो गया 0, सो a डॉट बी हो गया अपने पास ए बी cos 90 विच इज 0, यानी कि 2 वेक्टर जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आने वाला है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकल के आने वाला है आपके पास 0। और आना भी चाहिए यार, क्या बोल रहे थे अपन, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। भाई साहब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोजेक्शन आएगा एक डॉट, डॉट मतलब 0 वेक्टर, 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ये फिजिकली समझाया मैंने, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, मगर इतना याद रखना है कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। आ जाओ फिर से वही, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, वाई एक्सिस का j कैप, z एक्सिस का k कैप, आपस में कैसे हैं गुरु, कैसे हैं, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो i डॉट j,
जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। क्यों है ये जीरो? उसका रीजन ये है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो दिमाग में बैठा ही लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस पर बेस्ड हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मैं करवाने वाला हूं। चलो शुरू हो जाते हैं। तो अपन, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में मुझसे ये कहा गया फोर्स आपको दे रखा है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है, और आपसे ये कहा गया कि वर्क डन की वैल्यू है 6 जूल। तो बताइए यहां पर ये जो अननोन है सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? सो एक चीज मुझे पहले तुमको समझानी है, उस चीज को जरा समझ लो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है मेरे पास b वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब मुझसे कहा गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल कर लाओ। अभी अपन क्या करते थे? नॉर्मल मल्टीप्लाई ना, हाँ ठीक है, डेविल है भाई, ये राक्षस है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, आने दो, मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई आई डॉट आई 1 देता है, आई डॉट जे क्या देगा? 0, आई डॉट के क्या देगा? 0। अपन वैसे ही आलसी लोग, और बिल गेट्स साहब ने तो कहा ही है, क्या कहा है कि मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो जल्दी करवाना होता है वो आलसी आदमी को दे देता हूं। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेरे पास भी हैं एक दो। उससे फायदा क्या होता है ना, उनको तो सोना है, उनको सोना है तो उनको काम थोड़ा जल्दी करना पड़ता है ना, तो वो नया तरीका ढूंढ लाते हैं। तो अपन ने भी वो तरीका ढूंढ लिया। अपन ने कहा भाई आई डॉट आई है 1, अगर आई डॉट आई 1 है तो ये हो गया a1 a2, और इसके साथ 0, आई डॉट जे आई डॉट के 0। तो क्यों मल्टीप्लाई करो? फिर जे का भी जे वाले से ही करो, क्योंकि आई और के साथ तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा b1 b2। फिर के वाले का के वाले के साथ करो तो ये आ जाएगा c1 c2। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्यों अपन बाकी कुछ सोचें? सो आई वाले का आई से, जे वाले का जे से, के वाले का के से, और अगर वो नहीं है तो मल्टीप्लाई मत करना, वो 0 आएगा, टेंशन नहीं लेना का। अब अगर अपन यहां पर देखें तो जिसने नहीं पढ़ा उसको भी टेंशन नहीं लेने का है। वर्क डन का फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी आपको दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे दिया है, वर्क डन भी आपको दे दिया है, और आपसे बोला गया है कि सी की वैल्यू निकाल कर लाओ। सो भाई अपन को यह पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट डॉट फोर्स करो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी आगे आए कोई भी पीछे आए, ये भेदभाव नहीं करता। ये कहता है आने दो, स्केलर ही तो आंसर आएगा। सो अगर ऐसा है तो मैंने वर्क डन की वैल्यू रख दी 6, फोर्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी? 3i प्लस 6j प्लस 2k कैप, डॉट यहां पर अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा था? माइनस का 4i प्लस का 2j माइनस का 3k। सो i डॉट आई 1 हो गया, सो ये हो गया 3 इंटू माइनस 4 12, j डॉट j1 2 इंटू c, ये हो गया 2c, k डॉट k1 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6। भैया सॉल्व कर दें इसको, क्या आ रहा है ये? माइनस का 18, 6 माइनस 18 प्लस 2c, माइनस 18 चला गया इधर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 18 24 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 12। सिंपल था कि नहीं था? चीजें सिंपल हो जाती हैं अगर समझ में आ जाए तो, सिंपल कुछ भी नहीं है, और सिंपल सब कुछ है। डिपेंड करता है कि आपके देखने का नजरिया कैसा है। अब चीजें समझ में आ रही हैं, बाबा जी और क्वेश्चन कराओ। क्यों? क्योंकि फील आने लग गया है, और फील आता है तो सब चीजें अपने आप होने लग जाती है। फील की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है, कंसिडर टू वेक्टर्स f1 इज इक्वल टू 2i प्लस 5k एंड f2 इज इक्वल टू 3j प्लस 4k। ठीक, आपसे ये कहा गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वैसे भी स्केलर प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ही निकाल के देगा, है ना, और क्या देगा। सो अब मेरे पास f1 दे दिया, f2 दे दिया। अब मैं, आप कहोगे बाबा जी ये तो आसान है। हाँ भाई बहुत आसान है, मल्टीप्लाई तो करना है, मगर यहां j है और यहां j नहीं है, और यहां i है यहां i नहीं है, तो भैया डरने का नहीं है। चाहो तो यहां पर लिख दो 0 j कैप, चाहो तो यहां लिख लो 0 i कैप, तो i डॉट आई 1, मगर 0 इंटू 2 इज 0, यहां j 3 है यहां j 0 है ही नहीं, 3 इंटू 0 0। अब सिर्फ k वाला बचा, सो k डॉट k 1 5 इंटू 4 20, आंसर इज 20। ओरली हो सकता था, प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो जाएगी। तो
अब इसमें एक वैरायटी और दिखाता हूं तुमको। अगर मुझसे एंगल निकालने को बोले तो क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में मुझसे कहा गया कि आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, आपको इनके बीच में एंगल निकालना है। यार दो वेक्टर दे रखे हैं, एंगल निकालना है, आप इस तरीके पे जा सकते हो। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। क्या यहां थीटा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, महारथी हो चुके हो तुम लोग। अब अगर मैं यहां पर कहूं ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना, तो भैया अगर ए वेक्टर दिया है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं यार मैग्नीट्यूड? हम तो ऐसे निकालते हैं। हाँ हम तो ऐसे निकालते हैं, ये बहुत देर के बैठे बैठे पागल हो चुके हैं। अपने पास आंसर आता है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सही किया मैंने, सही बताया। कह रहा था मैं ऐसे करता हूं और हो जाता है ना, और कह रहा है सही बताया, बता। ये नया है ना, कुछ नया है कि हम कुछ भी करें उसमें बस ये देख लो कि अच्छा क्या था, कुछ कुछ मैच हो रहा था, है ना। आई का कोएफिशिएंट क्या है, स्क्वायर रूट। आई का कोएफिशिएंट क्या है, 3 का स्क्वायर। जे का कोएफिशिएंट क्या है, 4 का स्क्वायर। के का कोएफिशिएंट क्या है, 5 का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आंसर निकालेंगे मैग्नीट्यूड का, आंसर आ गया ये अपने पास √50 विच इज 5√2। सो आपने ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब बी का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए पड़ेगा इसमें। लो भाई ये बी वेक्टर हो गया, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, जे के कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, के का कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर 64। सो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया अंडर रूट 144 विच इज 12। सो आपके पास अब ए आ चुका है, आपके पास अब बी आ चुका है। आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी। अभी सिखाया ए डॉट बी क्या था, आई डॉट आई 1 8 इंटू 3 24, J dot J1 4 into 4 16, K dot K1 5 into 8 40, सम करा क्या मिला 80। सो A dot B आपके पास आ चुका है 80, A भी आ चुका है, B भी आ चुका है, यहां रख दो। आंसर आ चुका है cos थीटा इज इक्वल टू 80/5√2 इंटू 12। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, cos इनवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा, आलसी, तुम करके दिखाओ। हाँ तो ये अपने पास थीटा निकल आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू होगी तो रख देंगे आंसर, और नहीं तो कॉस इनवर्स करके आंसर करके छोड़ देंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन जो बहुत बार बहुत एग्जाम्स में आया है। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। आपसे ये कहा गया एक यूनिट वेक्टर है, ये आपसे ये बोला गया कि बताइए सी की वैल्यू क्या है अगर ये यूनिट वेक्टर है। तो ऐसे ही कर रहा था, अच्छा लगा, क्लिक हो गया। मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन भी करवा ही लो, बीच में थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, डॉट 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 के साथ चल रहा था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए कैप आपको, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो भैया बस अब ये 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, 0.8 का स्क्वायर हो गया 0.64, सी स्क्वायर यहां पे आ चुका है, स्क्वायर दोनों साइड कर दो, ये सम कर देगा 0.89, उधर जाएगा 1 माइनस 0.89 0.11, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे, आंसर आ गया, सी की वैल्यू आ गई। एक वैरायटी और दिखाता हूं। नाउ अब अपन से इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए वेक्टर आपको दे दिया है, बी वेक्टर आपको दे दिया, इसमें एक अननोन भी छुपा दिया उन्होंने x, और आपसे ये कहा गया फाइंड x इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। a और b अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपको x की वैल्यू बतानी है। कहा था ना दिमाग रखना, क्या दिमाग रखना कि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 0। तो ये आ गया अपने पास a वेक्टर, ये लिख दिया, ये आ गया अपने पास b वेक्टर, ये लिख दिया। अब i डॉट i 1 3 इंटू 2 6, आलसी लोग याद रखना, सिर्फ i सिर्फ j सिर्फ k, x इंटू 4 4x, 1 यहां k के साथ कुछ नहीं है तो 1 इंटू -5 इज -5, 6 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4। आ गई आपके पास बेहतरीन सी x की वैल्यू। और अब अपने पास स्केलर प्रोडक्ट में अपन ये कह सकते हैं कि अपन अब क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बढ़ाते हैं अपना अंतिम कदम इस वेक्टर को खत्म करने की तरफ और बढ़ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। तो अब अपने पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि अपन ने सारी चीजों को आसान बना के किया है ना, अपन इसको भी बहुत आसान बना के करेंगे। मतलब मैं चाहूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखाकर तुमको डायरेक्शन वायरेक्शन को और ऐसे वैसे कुछ करके कुछ कर सकता हूं, करने की कोई जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल बड़ी। अब देखो कैसे, ये अपन से सिंपल ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो अपने पास जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल कर आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा।
और क्योंकि ये वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर है, भूलना मत, ये हमारे पास है वेक्टर इंटू वेक्टर इज अ वेक्टर, और जब अपन इससे वेक्टर बना रहे हैं तो भाई ये ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी, क्योंकि ये वेक्टर आंसर दे रहा है। इसीलिए यहां पर एक अपन लोग यूनिट वेक्टर साथ में लिखते हैं जिसको अपन बोलते हैं एन कैप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एन कैप एन ही क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते थे इसको, और इसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, इसीलिए इस यूनिट वेक्टर को अपन कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल का एन चुरा लिया, अपन इसको दिखाने लग गए एन कैप से। तो यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो अब आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, आपको ए से बी की तरफ जाना है अपने राइट हैंड से स्मॉलर एंगल से, और जो थंब होगा वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। अभी 2D था अपने पास तो इसीलिए पॉसिबली आपको ऐसा लग रहा है कि उसी प्लेन में है, ये उस प्लेन में नहीं है, ये डायरेक्शन बाहर निकलती हुई है। शायद इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी, अब ये मेरे पास अगर ए क्रॉस बी है तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो देखो थंब कैसा आ रहा है ऊपर की तरफ, ये हो गई ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर, ये देखो, ये अपन ने होल्ड किया थंब ऊपर की तरफ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ज्यादा इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत सारे रूल्स हैं, मैं भी बता सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है, अपन को राइट हैंड थंब रूल से ही काम चलाना है। ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाना है स्मॉलर एंगल से, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपने पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर अपने पास दो केस निकल कर आते हैं, वो दो केस क्या निकल कर आते हैं, वो ये। सबसे पहला केस कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है भैया, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो यहां पर अपने पास ए क्रॉस बी का आंसर आएगा 0 एन कैप। और यहां से अपन लोग एक चीज और निकाल कर ले आएंगे, और वो ये है कि अगर आई क्रॉस आई है तो ये दोनों तो पैरेलल है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, पहले आई डॉट आई था वो 1 था, मगर यहां क्या है आई क्रॉस आई, और दोनों एक्स एक्सिस है, पैरेलल होंगे, आंसर 0 वेक्टर, यहां पर 0 एन कैप। अब वो यूनिट वेक्टर इससे जो परपेंडिकुलर आएगा, बट अपन उसकी जरूरत ही नहीं है, अपन को तो इसको ऐसे ही देखना है कि इट इज नल वेक्टर 0। इसके बाद आई जे क्रॉस जे की जो डायरेक्शन है वो क्या आने वाली है, बोल्ड कर देता हूं इसको, जे क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या आने वाली है, नल वेक्टर। के क्रॉस के की डायरेक्शन क्या आने वाली है, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर से डरना नहीं, जो अपने पास 0 होता है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसके पास डायरेक्शन कोई भी हो वो कहलाता है नल वेक्टर, अपन तो 0 ही लिख रहे हैं यहां पर। सो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट है, रिजल्ट है, कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आता है, और इसका उल्टा परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। ध्यान से। इसके बाद अगर अपन देखें तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, साइन 90 होता है 1, सो ए क्रॉस बी अपने पास आ जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप, और साइन 90 हो गया 1 गुरु, तो यानी कि आ जाएगा अपने पास ए क्रॉस बी इज ए बी इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक, अब इसका यूज कैसे करें, इसका यूज ऐसे करेंगे अपन कि आई क्रॉस जे, अब ये दोनों आई क्रॉस जे, आई और जे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मगर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो देखो गौर से, यहां से आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे करेंगे तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, बाहर की तरफ, प्लस का के कैप। सो आई क्रॉस जे हो जाएगा अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 इंटू के कैप, आंसर आ गया अपने पास के कैप, क्योंकि बाकी सब तो 1 है। सो आई क्रॉस जे आ गया के। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे के क्रॉस आई चाहिए, तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, के हो गया बाहर की तरफ, आई हो गया इस तरफ, ये देखो के क्रॉस आई कहां आ रहा है, थंब ऊपर की तरफ, जे कैप। ऐसे कैसे घुमा घुमा के निकालते बैठे रहेंगे क्या यार, तो बाबा जी किस काम आएंगे फिर, बाबा जी देते हैं आपको बूटी, ऐसे हाथ वाथ कुछ नहीं घुमाने का, बस सिंपल एक सर्कल बनाने का। ये हो गया आपके पास आई, ये हो गया आपके पास जे, ये हो गया अपने पास के। सो आई क्रॉस जे क्या दिखा, के, खत्म, के कैप। जे क्रॉस के क्या दिखा आपको, इसी फॉर्म में चलना कि जे क्रॉस के क्या दिखा, आई इक्वल टू आई कैप। के क्रॉस आई क्या दिखा आपको, आपको दिखा जे कैप। और अगर आप इसमें उल्टा चले,
अभी अपन चल रहे हैं जे क्रॉस के, अगर आप उल्टा चले इस सर्कल में रिवर्स, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। आपको बस अब यही याद रखना है, दो केसेस जो सिंपल से दिए थे, और इसका यूज करके अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर ले आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। चलो देखो जरा आगे एक क्वेश्चन। ये आ गया मेरे पास दो वेक्टर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कहूंगा, उसमें तो क्या था, आसान था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट किया, आलसी बन के साइड से निकल गए। अब यहां का दिक्कत है, यहां क्या दिक्कत है, यहां आई क्रॉस आई 0 है, बाकी कोई 0 नहीं है। इस वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है। भैया मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं मल्टीप्लाई वैसे करूं, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं एक एक करके आई को इसके साथ क्रॉस लूं, फिर जे के साथ क्रॉस लूं, फिर के साथ क्रॉस लूं, आई पहले आएगा कि जे पहले आएगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इतने सारे झोल में फंसना क्यों है। तो भैया मैथ्स वालों से कहा अपन ने, ओ भैया तुम हो हमारे सपोर्टिंग ब्रांच, तो हमारी करो तुम मदद। तो मैथ्स वालों ने कहा ओके, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। मैथ्स आया अपना एक मेथड लेकर, जिसको अपन बोलेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। ये दो लाइनें, ये ब्रैकेट नहीं है, ऊपर ऐसे डंडे मत बना देना, ठीक है। ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको मेरे प्यारे भाइयों वालों, इसको अपन कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब इससे तरीके से अपन निकालेंगे ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे देखो, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बना, ऊपर लिख लो आई जे के, लिख लिया। अब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो सबसे पहले ए का कोएफिशिएंट क्या, आई का A1, फिर जे का क्या है B1, फिर के का क्या है C1। सिमिलरली बी वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट क्या है A2, जे का क्या है B2, के का क्या है C2। ऐसे लिख लो। इसके बाद ऊपर लिख लो प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब देखो गौर से, सबसे पहले जब आपको इसको ओपन करना है तो आई कैप मतलब कि ये कॉलम गया और ये रो गया। अब ये पूरा सेक्शन गया, क्या था ऊपर प्लस, तो प्लस का आई कैप। अगर ये कॉलम और ये रो गया, क्या बचा, ये क्या बच रहा है आपके पास, B1 C1 B2 C2, लिख लो, छोटा हो गया। फिर क्या आएगा, माइनस का जे कैप। फिर ये कॉलम गया और ये रो गए, क्या मिलेगा, A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। इसके बाद प्लस का के कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। अब अगर अपन यहां पर देखें दोस्तों, तो A क्रॉस B मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले राइट से लेफ्ट देखना गौर से, B1 C2 माइनस B2 C1, फिर C2 A1 माइनस A2 C1, फिर B2 A1 माइनस A2 B1। दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मगर ध्यान रखना राइट से स्टार्ट करना, राइट इज ऑलवेज राइट। सो राइट टू लेफ्ट अपन जाएंगे, यहां माइनस दिस, यहां माइनस दिस, यहां माइनस दिस, आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, इसके अलावा किसी और मेथड से, किसी और की बातों में आके गलती से भी क्रॉस प्रोडक्ट मत निकालना। आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर ये दिया है तुम लोगों के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर। ये इन दोनों से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ। बहुत आसान है भैया, पहली बात तो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर चाहिए। दो वेक्टर से परपेंडिकुलर एक ही केस में निकलेगा जब अपन इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और फिर वो बोल रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बाद में देखेंगे, मगर अगर मुझे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वो दो वेक्टर जिनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। तो अपन यहां क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक अच्छा क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं। सो ये मेरे पास है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए था। तो पहले मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालता हूं, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, फिर यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। कैसे वो बताता हूं। सो ये हो गया ए क्रॉस बी, आई जे के, दो वर्टिकल लाइंस, ए का कोएफिशिएंट, ए में आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 2, के का -1, आई का 6, जे का -3, के का 2। अब देखो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले आई, ये कॉलम गया ये रो गई, 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2। इसके बाद जे के केस में माइनस बताया था, प्लस फिर माइनस, तो माइनस का जे कैप, ये पूरा कॉलम गया ये रो गई, 2 6 - 1 2, 2 6 - 1 2। इसके बाद प्लस के कैप, ये गया 2 6 2 - 3, 2 6 2 - 3। फिर क्या बताया था मैंने, क्रॉस राइट ऑलवेज राइट। सो 2 2 = 4, माइनस -1 इंटू -3 3, 4 - 3। फिर माइनस का जे कैप, 4 -
6 इंटू -1 इज -6, तो एक माइनस पहले से था, एक -6 और आया तो हो गया +6, 10 के कैप -6 टू ज़ा 12, -6 -12, सो आंसर आ गया आई कैप -10 जे कैप प्लस -18 के कैप। सिंपली सॉल्व कर दिया इसको। अब जैसे ये आया, ये तो एक वेक्टर आया ना जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए था दोस्तों। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो मैंने इसका निकाल दिया यूनिट वेक्टर, और उसके लिए मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट है 1, -10 का स्क्वायर, -18 का स्क्वायर, प्लस का ही आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी ये आ गया मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बन गया आपके पास एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। कहानी खत्म हो गई दोस्तों, और वेक्टर भी आपका खत्म हो गया। हमने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें पढ़ डाली, और वो भी डिटेल में, और वो भी शॉर्ट में, मगर एक ही शॉट में। तो वेट करिए, अभी और भी बहुत सारी 11th की चीजें आपकी आने वाली हैं। आपकी 11th की नैया बाबा जी ही पार करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहा ना, सही हाथों में हो दोस्तों, तुम्हें मैं नैया पार करवा के ही मानूंगा, उसके पहले रुकने नहीं दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जैसे तुम कर रहे हो। पिछले महीने भर में तुम लोगों ने हमको 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं। तुम लोग जिस तरह से बाबा जी को सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और हमारी एनर्जी भी बहुत हाई है। इसीलिए हम तुमको और नया कंटेंट ला रहे हैं और लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।